नमस्कार। ज्ञान पे विदेशी का चलन में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं इतिहास का चैप्टर जो कक्षा 10 में आया हुआ है। उसका आज फोर्थ लेसन है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। चलते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। सबसे पहले तो मैं आपको राष्ट्रवाद वर्ड का अर्थ बताती हूँ, होता क्या है। राष्ट्रवाद का अर्थ होता है, देखा जाए सामान्य तौर पर तो हमारे नागरिकों के अंदर ये देश के प्रति भावना होती है, जिस भावना से सर्वस्व या सब कुछ राष्ट्र के प्रति वो समर्पित करना चाहता है, ये होता है राष्ट्रवाद। तो सबसे पहले यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ है। इसके पीछे कुछ कारण है। क्या होता है यूरोप में? सबसे पहले फ्रांस की क्रांति होती है। फ्रांस की क्रांति होती है 1789 ईस्वी में। उस समय जो इनके फ्रांस के शासक था वो था लुई 14वां। बड़ा ही निरंकुश था। निरंकुश का अर्थ होता है किसी की नहीं मानने वाला, सिर्फ अपनी मनमानी करे, ठीक है। प्रजा कुछ भी करे, कैसे ही हो, उसको कोई मतलब नहीं है, वो अपना कुछ देखता है। तो निरंकुश शासक था लुई 14वां। तो लुई 14वां जब ये फ्रांस का शासक था, उस समय कुछ ऐसे परिवर्तन हुए या कुछ ऐसे बदलाव हुए जिससे ये क्रांति हुई। तो लुई 14वां कहते हैं कि इसने आजीवन शासन किया था। मात्र जो 5 वर्ष का था तभी ये राजा बन गया था और मृत्यु तक अपने पद पर रहा है। तो फ्रांस का अगर कोई आजीवन शासक रहा है तो लुई 14वां रहा है। लुई 14वें की मृत्यु के बाद लुई 15वां आता है शासक, लेकिन वो भी लुई 14वें की तरह निरंकुश था। जनता उससे परेशान थी, अपनी मनमानी करता था, कई प्रकार के टैक्स वगैरह लगाते थे। पहले इसमें मुख्य रूप से 2 वर्ग थे, कुलीन वर्ग और श्रमिक वर्ग। कुलीन वर्ग जो उच्च वर्ग था उस पर टैक्स नहीं लगाकर जो निम्न वर्ग था श्रमिक, उन पर टैक्स लगा देता था। और टैक्स दरें भी लगातार बढ़ाई जा रही थी, तो इस कारण जनता उससे परेशान थी। फिर क्या होता है, तब लुई 15वें के बाद में लुई 16वां आता है। वो भी उसी से ही ज्यादा अयोग्य शासक था। उसको जनता को कोई परवाह नहीं थी, अपना राजकार्य अपना ऐशो आराम करता देखता रहता था। तो जनता इससे परेशान हो गई और इसके कारण कुछ ऐसे परिवर्तन हुए या कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिससे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। जैसे लुई 16वां अपने पद पर था, उसी समय यूरोप में एक नया शासक उभर कर सामने आता है, जिसका नाम है नेपोलियन बोनापार्ट। तो नेपोलियन बोनापार्ट आता है। कब आता है? राजा कब बनता है? 1799 ईस्वी में, ठीक है, लुई 16वें के बाद। ये जैसे ही यहाँ का शासक बनता है या गद्दी धारण करता है तो ये कुछ बदलाव करता है। 1804 ईस्वी में नागरिक संहिता, ये कानून बनाता है जिसको नागरिक संहिता या नेपोलियन संहिता भी बोला जाता है। कब किया था? 1804 ईस्वी के तहत। तो इसमें क्या बदलाव किया इसने एक तो जो ये यूरोप का शासन व्यवस्था थी फ्रांस की, उसमें कई प्रकार के नाप तोल अलग अलग थे। अलग अलग प्रकार के राज्यों की अलग अलग भाषा थी, अलग अलग बोलियां थी। सामंत प्रथा थी, जमींदार प्रथा थी, भूदास थे, किराएदार थे। तो इन प्रथाओं को इसने समाप्त किया। जैसे जमींदार प्रथा को समाप्त कर दिया, भूदास प्रथा समाप्त कर दी, किराएदार प्रथा समाप्त कर दी। तो इस प्रकार की और जो नाप था अलग अलग, उसको समान कर दिया गया। और अलग अलग मुद्राएं थी, उसको भी समान किया। और उस समय फ्रांस में एक राज्य से दूसरे जाने के लिए कम से कम 11 जगह टैक्स देना पड़ता था, सीमा शुल्क देना पड़ता था। तो उससे इसने मुक्ति प्राप्त करने की जंग लड़ी या प्राप्त किया। अगले हम बताएंगे कैसे इसने उसने किया था। तो जब ये नेपोलियन इस प्रकार कार्य करता है, तभी 1815 ईस्वी में ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया मिलकर इसके जंग छेड़ते हैं, एक युद्ध करते हैं जिसका नाम है
वाटरलू का युद्ध, ध्यान रखना ये वाटरलू का युद्ध करते हैं इसके साथ, और इसमें नेपोलियन बोनापार्ट की हार हो जाती है और जो इसके सामने विरोधी शासक थे उनकी विजय हो जाती है। तो 1815 में नेपोलियन का राज्य समाप्त हो जाता है और वहां से वो चला जाता है। तो ये कुछ राष्ट्रवाद उदय के पॉइंट थे। और फ्रांस में जो जनता थी उनकी अलग अलग भाषा थी, एक समूह नहीं मानते थे, वो अलग अलग रीति रिवाज, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग बोलियां सबकी अलग अलग थी। केवल मात्र शासक को ही वो देवी अधिकार मानती थी या देवी समान मानती थी। तो अब तो ये तो उदय की बात हो गई। अब हम पढ़ते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद के कारण क्या रहे। कुछ ऐसे कारण ऊपर के सामने आए हैं जिसके यूरोप में क्या हुआ, राष्ट्रवाद हुआ। कारणों से पहले एक बात समझते हैं, जैसे ये हो गया राज्य, ये हो गया राष्ट्र और ये हो गया राज्य राष्ट्र। इन तीनों वर्णों का राज्य का मतलब तो जब राजा वगैरह राज करते थे उस समय राज्य था, और राष्ट्र जब ब्रिटिश वगैरह हम पर राज करती थी तब था, ठीक है। और राज्य राष्ट्र दोनों को मिलाकर बनाए, इन दोनों को मिलाकर क्या बना, राज्य राष्ट्र। मतलब खुद का जनता का महाराज हो और सारे अधिकार किसके देने, जनता के। तो ये तीन। अब हम कुछ कारण देख लेते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद के कारण, तो फर्स्ट कारण आ रहा है मध्य वर्ग का उदय। पहला ये कारण है यूरोप में राष्ट्रवाद का, मध्य वर्ग का उदय। मैंने आपको बताया पहले फ्रांस में मुख्य रूप से दो ही वर्ग थे, एक तो था कुलीन वर्ग और दूसरा था श्रमिक। दो ही प्रकार के वर्ग थे। कुलीन वर्ग कौन होता था, जो सर्वस्व पदाधिकारी वगैरह होते थे, जिसके पास तो धन संपदा होती थी, गांव में कृषि वगैरह, शहरों में हवेलियां, और ये फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे और अपना विवाह संबंध अपनी जात में कुलीन वर्ग के तहत ही करते थे और अपने आप को सबसे उच्च पद का मानते थे। और सेकेंड जो था वो श्रमिक वर्ग था। श्रमिक वर्ग में छोटे किसान, काश्तकार आ गए, अलग अलग निम्न जातियों के व्यक्ति आ गए, तो ये इसके अंदर आते थे। भूदास आ गए, किराएदार आ गए। किराएदार कौन होता था, जो ये कुलीन वर्ग थे, इसके पास जो जमीन होती थी, भूमि होती थी, वो किराए के रूप में किसी व्यक्ति को देकर वहाँ खेती करवाने का कार्य करते थे। और भूदास कौन होते थे, जो जमींदार वगैरह होते थे, उनके पास जो भूमि होती थी उस भूमि पर उस दास मतलब सेवक रखते थे जिससे वो उनको उपज करके वापस उनको देते थे। तो ये दो तीन पद थे, तो इसके अंदर श्रमिक वर्ग के अंदर आते थे। तो फिर क्या होता है, जब औद्योगिक क्रांति होती है, औद्योगिक विकास होता है, व्यापार बढ़ता है, और उसी व्यापार के तहत एक नया वर्ग होता है, जो कौन सा वर्ग है, मध्य वर्ग। मध्य वर्ग होता कौन है, जो शिक्षित वर्ग है वो मध्य वर्ग के तहत आते हैं। जैसे उद्योगपति हो गए, व्यापारी हो गए, सेवा क्षेत्र के जैसे शिक्षक, चिकित्सा, इंजीनियर, डॉक्टर, ये सब किसके तहत आते थे, मध्य वर्ग के तहत। तो ये शिक्षित था, तो उनके मन में ये विचार आया कि हम क्यों इनके प्रथाओं के नीचे दबे हुए हैं, क्यों इसका हमारा शोषण हो रहा है, हमें कुछ उनके प्रति कुछ राष्ट्रीय भावना जागृत हुई। और वो राष्ट्रीय भावना धीरे धीरे इस प्रकार जगी, पूरे यूरोप में फैल गई। आगे कई भी इस प्रकार की भावना से इंग्लैंड की क्रांति होती है, और भी कई इस प्रकार की क्रांति होती है, जर्मनी का एकीकरण होता है, इटली का एकीकरण होता है, सभी सी राष्ट्रवाद की भावना के तहत ही होता है। तो ये था मध्य वर्ग। तो ये मध्य वर्ग बीच में उभर कर आया और इसमें राष्ट्रीय देश के प्रति राष्ट्र भावना जागृत हुई। तो ये कारण रहा पहला। दूसरा कारण है उदारवादी राष्ट्रवाद। उदार का मतलब होता है आजाद, अपने मन के जो विचार है उससे वो आजाद। तो दो प्रकार के उदारवादी थे, एक तो राजनीतिक उदारवादी थे और एक धार्मिक उदारवादी थे। जो राजनीतिक उदारवादी थे उन्होंने क्या देखा कि जो अलग अलग प्रकार के कर लगते हैं, अलग अलग प्रकार की भाषाएं, अलग अलग प्रकार की
थोपी भी गई है कुछ इस प्रकार की इसके ऊपर। तो उनसे हमें कैसे निपटारा करें या कैसे उनका प्रयोग करें, ये उनके था। और जो पोर्टुगल के थे तो नाप तोल अलग था, कर व्यवस्था अलग थी, अलग अलग प्रकार की कर देना पड़ता था, सीमा शुल्क वगैरह, तो उसको ये घटाने का कार्य करते हैं। तो इसमें एक संधि होती है 1834 ईस्वी में, जोलग्रांट की संधि। करता कौन है? प्रशा। प्रशा ये संधि करता है। इसमें क्या होता है, जितना भी सीमा शुल्क था, मैंने आपको बताया एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में जाने के लिए कम से कम 11 जगह सीमा शुल्क देना पड़ता था, जिससे वस्तु की रेट भी दुगुनी हो जाती थी। तो ये सीमा शुल्क उसने क्या कर दिया, इस संधि के तहत समाप्त कर दिया। ठीक है, ये प्रशा करता है सबसे पहले संधि। होती कब है? 1834 ईस्वी में। किनके विचारों के तहत? उदारवादी विचारों के तहत। उदारवादियों के मन में राष्ट्रवाद की भावना जगी, उसने ये इस प्रकार कार्य। उसी में से एक व्यक्ति था जिसने ये प्रसागा, उसने जोलग्रांट की संधि की 1834 में, जिसमें सारे सीमा शुल्क वो लगभग समाप्त कर दिए गए थे। तो व्यापार में आसानी हो गई, कैसे भी किसी प्रकार व्यापार कर सकते हैं। और माप तोल का भी समान इक्वल कर दिया गया सभी को, और जो भूधा स्पर्धा थी उसको सबको समाप्त कर दिया गया था। तो ये थी उदारवादी राष्ट्र। फिर आता है अगला तीसरा कारण, इंग्लैंड एवं फ्रांस की क्रांति। इंग्लैंड जो राष्ट्रवाद की ये भावना थी, ये पूरे यूरोप में फैलती जा रही थी। तो पहले फ्रांस की क्रांति मैंने आपको बताई, 14 1516 उस समय हुई थी। फिर नेपोलियन आ जाता है, उसने सारे रिवाज हटा दिए गए थे और अपनी नागरिक लगा ली गई थी। तो ये फ्रांस की थी। और इंग्लैंड में भी इनको देखकर पूरी जनता में राष्ट्रवाद फैल गया, और इंग्लैंड में भी औद्योगिक क्रांति हो गई। जो राजा को देवी तुल्य मानते थे वो समाप्त हो गया है। और इसमें कई प्रकार के औद्योगिकरण भी हुए हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। चैप्टर आएगा इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति, उसके साथ। तो ऐसे कुछ कारण है जिसमें इंग्लैंड और फ्रांस में क्या हुई है, क्रांति, राष्ट्रवाद के कारण। फिर आता है चौथा, 1815 ईस्वी के बाद एक नया रूढ़िवाद, मैंने आपको बताया जो नेपोलियन आया था 1799 ईस्वी में, उसने 1804 ईस्वी में नागरिक संहिता भी एक कानून बनाया। लेकिन ब्रिटिश, रूस, प्रसा, ऑस्ट्रिया ने मिलकर उसको 1815 में हरा दिया था, वाटरलू के युद्ध के तहत। तो 1815 के बाद में जो यहाँ के जो शासक थे जिन्होंने हराया, उन्होंने सोचा कि वापिस वही रूढ़ी परंपरा, रूढ़ी का मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली परंपरा, वापिस वही राज्य लाया जाए जो नेपोलियन से पहले था, लुई 14 1516 में समय था, वही शासक वापिस लाया जाए। इसलिए इन्होंने एक संधि की है, वियना कांग्रेस। वियना कांग्रेस नाम की इन्होंने चारों ने, ब्रिटिश, रूस, प्रसा, ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर एक संधि की, जिसमें यह तय किया गया कि जो पहले था रीति रिवाज, पहली परंपराएं थी, उनको ही लागू किया जाए। जैसे सामंत प्रथा हो, जमींदार प्रथा हो, भूदास हो, किराएदार हो, नापतोल की वही व्यवस्था हो, सारी ये कार्रवाई उसने वियना कांग्रेस से की गई और उसको सबने मानकर वापिस किसका राज आ गया, राजा। ठीक है, तो वियना कांग्रेस से ये बात की गई थी। तो ये 2018 के बाद एक नया रूढ़िवाद, ये कारण था। आगे देखते हैं इनके और कुछ कारण। आगे 5 नंबर का कारण है क्रांतिकारी। जैसे ही वापिस वियना कांग्रेस के बाद वापिस वही सत्ता आ गई, तो कुछ उदारवादी, राष्ट्रवादी विचार के जो व्यक्ति थे, उनके मन में ये विचार जगा कि क्यों ना हम कुछ ऐसी संस्था का गठन करें, तो गुप्त रूप से थी ताकि इनको पता नहीं चले, और हम उस संस्था में कई ऐसे केंद्र खोले जिसमें प्रशिक्षण वगैरह दिया जाए, नए क्रांतिकारी खड़े किए जाए,
ताकि इनके खिलाफ हम लड़ सके। तो एक संस्था का निर्माण करते हैं 1810 ईस्वी में। कार्बोनरी गुप्त संगठन, ठीक है। ये कब होता है? 1810 ईस्वी में। उसमें गुप्त संगठन बनाए गए जिसमें उनको प्रशिक्षण दिया गया और कई प्रकार के ऐसे व्यक्ति तैयार किए गए, क्रांतिकार तैयार किए गए, जिससे आने वाले समय में जो वीना कांग्रेस में रूढ़िवादी परंपरा वापस आई है उससे लड़ा जा सके या उसे हम देख सके। तो ये कार्बोनरी की बात। फिर नंबर 6 का आता है आपके लोक कथाएं एवं रीति रिवाज। युद्ध के साथ साथ इन धार्मिक कारणों के कारण भी राष्ट्रवाद का उदय हुआ था। ये तो क्रांति में तो चल ही रही थी, इसके साथ साथ में हमारे जो लोक कथाएं रीति रिवाज है उनसे भी कई प्रकार के राष्ट्रवाद जगह, जैसे अलग अलग महिला अलग अलग संगठन बना दिए जिसमें ये बात की गई हमें आजाद हो, नए राष्ट्र बने जिसमें हमारी कुछ बातें मानी जाए, हम पर जो ये इस प्रकार के कर वगैरह लादे गए उसको समाप्त किया जाए। और स्कूलों में जो रूसी भाषा की थी उसको जबरदस्ती पड़ोसी भाषा लादा गया था, तो उनका भी विद्रोह किया गया था, लेकिन शेष छत्रपति के कारण उनका विद्रोह भी दबा दिया गया था। तो इन कारण भी हमारे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ है, रीति रिवाज और लोके कथाओं के कारण भी। कई ऐसे समाज सुधारक हुए या अपनी कविता के द्वारा, लेखन पद्धति के द्वारा राष्ट्रवाद के प्रति लिखते थे जिससे जनता जागरूक हो और जागरूकता का राष्ट्रवाद आगे बढ़ाए। तो ये कुछ पॉइंट रहे हैं इसमें राष्ट्रवाद का कारण बना है जो सबसे पहले यूरोप में आया था। जैसे मध्य वर्ग का उदय हुआ, फिर उदारवादी राष्ट्रवाद आया, उसके बाद में इंग्लैंड और फ्रांस की क्रांति आई, फिर 1815 के बाद नया रूढ़िवाद आ गया, वापस वही राज आ गया। उसके बाद में क्रांतिकारी आए जो वीना कांग्रेस थे, वापस रूढ़िवाद हुए। उसके उदारवादी और राष्ट्रवाद के जो विचारक थे उनके रूप में कुछ क्रांतिकारी उभर कर सामने आए 1810 में, और गुप्ता की स्थापना की जिसने गुप्त रूप से प्रशिक्षण चलाते थे। और फिर लोक कथाएं और रीति रिवाज ने भी राष्ट्रवाद का प्रचार प्रसार किया। तो इस प्रकार कुल मिलाकर इतने कारण हैं जिसके कारण यूरोप में सबसे पहले क्या हुआ है? राष्ट्रवाद का। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।